चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 11 के 6 चैप्टर हैं। चैप्टर के नाम है आधुनिकीकरण की ओर। इस पे हम देखेंगे मूल निवासियों का विस्थापन देखेंगे। इस अध्याय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ पहलू पेश किए गए हैं। पिछले अध्याय में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्से में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाके में यूरोप से आए और प्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने पर मजबूर कर दिया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी यानी उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज के यूरोप और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था और यह भी कई नदियों, शहरों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो, मिसिसिपी और सिएटल और कनाडा में सस्काचेवन, ऑस्ट्रेलिया में वोलोंगन और परागमता और 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में यह बताया गया है कि किस तरह यूरोपवासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बाशिंदे का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव वैज्ञानिकों ने उन पर अध्ययन प्रारंभ कर दिया। बहुत बाद में 1960 के दशक में इन मूल निवासियों को और इतिहास को लिखने या बयान करने यानी मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला के दीर्घायु तथा आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों को देख रेख में बना है। तब देखते हैं यूरोपीय साम्राज्यवाद देखें तो स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया था। आयरलैंड में भी कमोवेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर भूस्वामी अंग्रेज ही थे। 18वीं सदी से यह बहुत साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागवान स्थापित किए। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सर्वत्र समुद्री तटों पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में जाने का साहस कर सके। इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का समझौता हुआ। सेलेटर शब्द दक्षिणी अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, जहां फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम देखें तो अमेरिका का पहली बार अमेरिगो वेस्पुकी का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त हुआ, यानी 1451 से 1512 में।
उसके बाद कनाडा को देखें तो कनाडा से निकला शब्द 1535 में खोजी जाक कार्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक हयूरो इरोक्वियस की भाषा में कनाडा का मतलब था गांव। ऑस्ट्रेलिया को देखें तो महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम लातिनी में दक्षिण को ऑस्ट्रियल कहते हैं। और न्यूजीलैंड देखें तो हॉलैंड के तासमान द्वारा दिया गया नाम, जिसमें बसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा था और इन भाषा में समुद्र को जी कहते हैं। उत्तरी अमेरिका देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में एरिज़ोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में सियेरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में ग्रेट मैदानी इलाके हैं। ग्रेट झीलें मिसिसिपी और ओहियो और अपालाचिया पर्वत की घाटियां हैं। दक्षिण दिशा में मेक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई और फसल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पहले 200 सालों में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। मूल निवासी देखें तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे दक्षिण इनकी तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है और तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई तब आबादी बढ़नी शुरू हुई थी। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गाँवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और वह सब्जियां तथा मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो वो घास के मैदानों में घूमते थे। यानी 17वीं सदी के से आसान हो गया जब इन मूल निवासियों में घुड़सवारी शुरू कर दी। वे घोड़े स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन वे उतनी ही जानवर मारते जितने की उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की और चूंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती है, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस नहीं किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से ही संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियाना कायम रखना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीजें उन्हें खरीदने की वजह उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखते नहीं थे और उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे। जलवायु और विभिन्न भूदृश्य को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजें पढ़ते थे। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां का स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहां की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, वे लोग मछली और रोएदार छाल के व्यापार के लिए आए थे, जिन्होंने उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर अपेक्षित मदद मिलती है।
और थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इनका मकसद था ऐसे हस्तलिपियों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते हैं, या ऐसे खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादन के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बंसीदे को कंबल, लोहे के बर्तन जैसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे। बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की अच्छी पूरक साबित हुई, और ये शराब देते थे। वहाँ के बंसीदे का सब पहले शराब से परिचित नहीं था और वे जल्द ही इसकी आदत के शिकार हो गए थे, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने के सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों के तंबाकू की आदत ग्रहण की थी। शायद देखें तो नेटिव यानी मूल वंशीय का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थल में ही पैदा हुआ हो। और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के वंशीय के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिका की पूर्व संध्या यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप की वो उन्होंने अमेरिका नाम दिया, तो वे ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी और लोगों 100 से भी ज़्यादा ज़बानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकाना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसी के इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है और इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। संस्कृति और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। कुछ संस्कृतियां शताब्दियों तक कायम रही। रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेम्पूट बेल्ट किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था और मूल निवासियों के नाम ऐसी चीज़ों को दिए गए जिनका इन कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डकोटा यानी हवाई जहाज, चिरोकी जीप, पोटियाक यानी कार, अपर मोहाक यानी बाल कटाई। फिर हम देखें पारस्परिक धारणाएं देखें तो 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग मध्य मनुष्य के 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभी मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों में अछूते थे और इसके लिए एक प्रचलित पद था उदात्त, उत्तम, जंगली। एक दूसरा नजरिया अंग्रेजों के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों से मिलता है। वर्ड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं था, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा था कि जंगलों में रहते हैं जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम है, जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित है। मूल वंशीय यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमेरिका का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे जिन्हें उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम
पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे समझ नहीं सके और उन्होंने सुदूर यूरोप में स्थिर बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो यह सब पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ें के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्विलाओं को हलाल किया था और मूलवान सीधे इससे काफ़ी विचलित थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला लेंगे। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों जो कि व्यापारी थे, वे पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी में यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसानियत के भिन्न संप्रदाय में ताल्लुक रखने की वजह से उत्पीड़न की शिकार थे, यानी कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या प्रोटेस्टेंटवाद को राज्य धर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक। उनमें से बहुतेरों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका चले गए। जब तक वहाँ खाली जमीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे वे और अंदर मूल निवासियों के गांव की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए उन्हें लोहे के औजार का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। मूल निवासी और यूरोपीय लोगों जब जंगल को देखे तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे और जेफरसन का सपना एक ऐसे देश से था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरतों के लिए फसलें उगाते, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए, और जो ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सके थे कि यही चीज़ उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती है। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद की और उन्होंने दक्षिण में फ्रांस यानी लुइसियाना परचेज और रूस में अलास्का से जमीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी जमीन जीता था और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतर हिस्सा मेक्सिको से जीत लिया था और किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया था कि उन इलाकों में रहने वाले मूल मस्जिदों की भी रजामंदी ली जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी इस सरहद खिसकती रहती थी और जैसे जैसे यह खिसकती जाती, मूल निवासियों को भी पीछे खिसकने के लिए बाध्य किए जाते थे। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आए। जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस में से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इसी वजह से अमेरिका में जमीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के साथ चली गई और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे अपना कह सके। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चरवाहों में काम करना अच्छा लगता था, जो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज यानी घास के मैदानों की याद दिलाती थी और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ गया था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की और खेतों का विकास किया। उन्हें ऐसे फसलें यानी धान और कपास उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी और इसलिए वहाँ उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेचा जा सकता था। अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने
शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। 1873 में कंटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर पाए। घर के बाहर काम करने वाले लिहाज से दक्षिण इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी और दक्षिण अमेरिका उपनिवेशों का यह अनुभव रहा कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। इसीलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास प्रथा विरोधी समूह के विरोध में के चलते दासों के व्यापार पर तो रोक लगाई गई थी, लेकिन जो अफ्रीका संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके दास ही बने रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों में जहां अर्थतंत्र बागानों पर यानी इसलिए दास प्रथा पर टीका हुआ नहीं था, दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसे एक मानवीय प्रथा बताया गया। 1861 से 1865 में दास प्रथा की जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हुआ। दासता विरोधियों की जीत हुई, दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीका मूल निवासी के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में 20वीं सदी में आकर ही मिल पाई और तभी स्कूलों तथा ट्रेनों बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हो गई। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं कर पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुताबिक ज़्यादा जरूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था। वहां फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकल पाया। अपनी जमीन से मूल वासिदों की बेदखली देखे तो जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी वासिदों का विस्तार किया, जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और उसके लिए उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त पद ने धोखे से उसने ज़्यादा जमीन ले ली थी या पैसे देने के मामले में वायदा खिलाफी थी और उच्च अधिकारियों भी मूल वंशियों की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। यह जार्जिल है कि एक प्रकरण में देखा जा सकता है जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जहां के अधिकारियों की दलील थी कि चिरोकी कबीला राज्य के कानून में शासित तो होता है लेकिन वे नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। यानी ध्यान देने की बात है कि मूल निवासियों में से चिरोकी ही ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखने और अमेरिका जीवन शैली को समझने के सबसे ज़्यादा कोशिश की थी और तब भी उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला एक विशिष्ट समुदाय है और उसके अधिकार वाले इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता और वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है। संयुक्त राज्य के संपत्ति एंड्रयू जैक्सन जिनकी छवि आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वालों की थी, इंडियंस का मामला आने पर वह बिल्कुल लट गए। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की इस बात का मान रखने से इनकार कर दिया कि चिरोकियों को अपनी जमीन से हाँक कर विस्तृत अमेरिका मरुभूमि की ओर खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहां से हटने पर मजबूर किया गया उनमें से 1/4 अपने आंसू की राह के सफर में ही मर खप गए थे और जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की जमीन ले ली वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूंकि मूल निवासी जमीन का अधिकतम इस्तेमाल करना नहीं जानते इसलिए वह उनके कब्जे में रहना ही नहीं चाहिए। वे इस बिना
आप इस बिना पर भी मूल निवासी की आलोचना करते थे कि आलसी हैं, इसलिए बाजार हेतु उत्पादन करने में अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते। अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े, यानी जिसका मतलब था यूरोपियों जैसे कपड़े पहनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि वे मर्ख अपने लायक ही हैं। खेती की जमीन निकालने के लिए प्रेरीज इंसाफ की गई और जंगली भैंस को मारा गया। एक फ्रांसीसी अंगतूक ने लिखा है कि आदमी जानवरों के साथ साथ आदमी मनुष्य लुप्त हो जाएगा। इस बीच मूल निवासी पश्चिम की ओर धकेल दिए गए। उन्हें स्थानीय तौर पर अपनी जमीन दे दी गई, लेकिन अक्सर उन्हें उस जगह से भी बेदखल होना पड़ा जब उनकी जमीन के अंदर सीसा, सोना या तेल जैसे खनिज के होने का पता चला। प्राय कई समूहों को मूलतः किसी एक के कब्जे वाली जमीन में ही इस साझा करने के लिए बाध्य किया जाता और जिससे उनके बीच झगड़े हो जाते। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें आरक्षण कहा जाता था। ये प्रायः ऐसी जमीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि अपनी जमीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी थी। संयुक्त राज्य की फौज ने 1865 से 1890 के बीच विद्रोहों को एक पूरी श्रृंखला का दमन किया। कनाडा में 1869 से 1885 के बीच मेटिसो यानी यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज के सतत विद्रोह हुए थे, और लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्हें हार मान ली थी। यह 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को मूल निवासियों के एक नेता, सिएटल के प्रधान का खत मिला। राष्ट्रपति ने प्रधान से एक समझौता पर दस्तखत करने के लिए कहा। समझौते के अनुसार सिएटल के लोगों की रिहायशी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी सरकार को सौंप जाना था। प्रधान के जवाब थे कि आप आकाश को भूमि की उषा को कैसे खरीद या बेच सकते हैं, यह ख्याल ही हम लोगों के लिए बहुत अजूबा है। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं है तो आप उसे खरीद कैसे सकते हैं। धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पूर्ण पावन है। चीड़ की चमकती हुई हर सुई, हर बलुका तट, घने जंगलों में पसरा हर कुहरा, सफाई करने वाले और गुनगुनाने वाला हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस रेड मैन की स्मृति का वाहक है। इसलिए वाशिंगटन के बैठा महान मुखिया जब एक संदेश भेजता है कि वह हमारी जमीन खरीदना चाहता है तो वह इससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है। वहाँ महान मुखिया की संदेह है कि वह हमारे लिए कोई जगह मुरक्कड़ कर देंगे और ताकि हम आराम से रह सकेंगे। वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे। इसलिए हम इस ज़मीन को खरीद जाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन यह आसान न होगा क्योंकि यह ज़मीन हमारे लिए पावन है। धाराओं और नदियों में बहता हुआ चमकीला पानी इस सिर्फ पानी ही नहीं, वह हमारे पुरखों का लहू है। अगर हम आपको ज़मीन बेच दे तो हमको यह याद रखना होगा कि यह पवित्र है और अपने बच्चों को सिखाया होगा कि वह पवित्र है और उसके तालाबों के निथरे हुए पानी में दिखाया हर फुतहा प्रतिबिंब मेरी जनता के जीवन की घाटियों और स्मृतियों का बयान करता है। पानी की कलकल मेरे पिता की जवाह है। गोल्ड रश और उद्योग की वृद्धि देखे तो यह उम्मीद हमेशा से की जाती थी कि हम उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने गोल्ड रश को जन्म दिया। उस पदार्थ का नाम है जिससे हजारों का संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में
अमेरिका पहुंचे। इसके चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। इसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा की रेलवे की 1885 में एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था और कहा पुराने राष्ट्र घोंघे की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। इंग्लैंड में उद्योगपति क्रांति के एक खास समय में होने वाले पीछे एक कारण यह था कि छोटे खेतिहर बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होने कारखानों की नौकरी की ओर मुड़ पड़े थे और उत्तरी अमेरिका में उद्योग कई अलग तरह के कारणों से विकसित हुए। रेलवे के साज सामान बनाने के लिए ताकि दूर दूर की जगहों को तीव्र परिवहन के द्वारा जोड़ा जा सके और ऐसे यंत्रों का उत्पादन करने के लिए जिनसे बड़े पैमाने की खेती को आसान बनाया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों पर औद्योगिक नगरों को विकास हुआ और कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ी। 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अर्थतंत्र अविकसित अवस्था में था। 1890 में वह दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। बड़े पैमाने की खेती का भी विस्तार हुआ। बड़े बड़े इलाके साफ किए गए और खेतों के रूप में उनके टुकड़े दिए गए। 1890 तक आते आते जंगली भैंसों का लगभग पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका था और इस तरह शिकार वाली वह जीवन चर्चा भी समाप्त हुई जिससे मूलवान सीधे सदियों से जीते आ रहे थे। 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका का महाद्वीपीय विस्तार पूरा हो चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था। अब कोई फ्रंटियर नहीं रहा जो कई दशकों तक यूरोपीय आबादकारों को पश्चिम की ओर खींचता रहता था और कुछ ही वर्षों के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई और फिलीपींस में अपने उपनिवेश बसा रहा था। वह एक साम्राज्यवादी शक्ति बन चुका था। उसके बाद संवैधानिक अधिकार देखो तो आबादकारों ने 1770 के दशक में आबादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वहीं पुरानी दुनिया की राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान बनी, जिसके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसे रद्द करने की छूट राज्य को नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार यानी राष्ट्रपति और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव में वोट देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार दोनों सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे। एक कनाडाई मूल निवासी डेनियल पॉल ने 2000 में इस ओर ध्यान खींचा कि अमेरिका स्वाधीनता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति के समय लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले थॉमस पाइन ने समाज का संगठन करने के लिए इंडियंस का इस्तेमाल एक मॉडल के तौर पर किया था और इसके आधार पर उसने दलील दी कि अमेरिकी मूल निवासियों में मिसाल बनकर यूरोपीय लोगों के लंबे लोकतंत्रमुखी आंदोलन के बीच बोए थे। और बदलाव की लहर देखें तो 1920 के दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी इससे कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लुईस मेरियम के निर्देश में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिजर्वेशन में रह रहे मूल निवासियों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का एक बड़ा ही द्रढ़ चित्र प्रस्तुत किया गया था। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी जिन्हें अपनी संस्कृति को पूरा निभाने से रोका जाता था और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी वंचित रखा जाता था। इनके संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया। 1934 का इंडियन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण देने का अधिकार हासिल हुआ। 1950 और 60 के
दशक में संयुक्त राज्य और कनाडा के सरकारों ने मूल वंशियों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे, अर्थात वे यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। लेकिन मूल वंशीय ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में अनेक मूल निवासियों में अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की गई कि इसके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे और उनका परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में हुई थी। 1969 में सरकार ने घोषणा की कि आदिवासी अधिकारियों को मान्यता नहीं देगी और मूल निवासी ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शनों और वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों में के मौजूदा आदिवासी अधिकारियों और समझौता आधारित अधिकारियों को स्वीकृति मिलने तक यह सवाल हल नहीं हो पाया, परंतु इन अधिकारियों के बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। पर अब यह बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद अपनी संस्कृति को निभाने के अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की और ख़ास तौर से कनाडा में अपनी पवित्र भूमि का अधिकार की भी दावेदारी की। ऐसी दावेदारी 1880 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया देखें तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है और शुरुआती मनुष्य या आदि मानव उन्हें जिन्हें हम कहते हैं एबोरिजिनीज कहते हैं और यह कई भिन्न भिन्न समाज के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले अपने शुरू हुए, संभव तो उससे भी पहले वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी आए थे और मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती सदियों स्वप्नकाल कही जाती है और इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था क्योंकि इससे अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दौर से ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे और हर समुदाय की अपनी भाषा थी, यानी इनमें से 200 भाषाएं आज भी बोली जाती है। देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता है, यानी इन टॉरस स्टेट टापुवासी कहते हैं और रिबोरिजिनी शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्से थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई थी और यहाँ आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, यानी 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकारों का मूल निवासियों और ज़मीन के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बंधुओं पर मिलना जुलना है और हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जत्थे के आभारिक ब्यूरो मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण है, लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, और तब ब्रिटिश का रवैया पूरी तरह उलट गया। जैसे कि प्राय होता आया कि इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में एक दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल वंशियों ने खतरे की तरह नहीं देखा। वह यह अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं के असर थे। अपनी ज़मीनें
खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल वानसीदों की अपनी जान गंवानी पड़ी और ब्राज़ील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब तक जाकर बंद किया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रति हिंसा पर उतारू कर दिया था और ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होकर अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर उसे ऑस्ट्रेलिया में भी जारी रखा। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड में निर्वासित होकर आए थे और इसके कारावास पूरे होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई। अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इस इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए की गई जमीन से मूल निवासियों को निकालकर बाहर करने में कोई झिझक नहीं दिखलाई और यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना विभिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मंदिरों बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का संपन्नता की बुनियादी तैयार की जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी। तब उसके लिए बुलवीट गोल्ड और नाम का सुझाव दिया गया। अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है जिसका अर्थ है सभा स्थल। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे कि उसका दास प्रथा से बहुत अंतर नहीं था और बाद में चीनी अप्रवासियों ने सस्ता श्रम मुहैया कराया जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था। लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट के चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी अप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। 1974 तक लोगों के मन में यह भय गड़ गया कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई। बदलाव की नहर देखें तो 1968 में एक मानव शास्त्री W.E.H. स्टेनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्ष था दी ग्रेट ऑस्ट्रेलिया साइलेंस यानी महान ऑस्ट्रेलिया चुप्पी। इतिहासकारों की मुख्य निवासियों के बारे में चुप्पी थी। 1970 के दशक में उत्तरी अमेरिका की तरह ही यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप से समझने की चाहत जग उठी थी और उन्हें मानव शास्त्रीय जिज्ञासाओं के रूप में नहीं बल्कि विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों के रूप में समझाया था और उन्होंने ऐसे समुदाय के रूप में समझाना था जिनके पास उनकी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तलिपि के कौशल का विकास भंडार था और वह भंडार सराहने, आदर तथा अभिलेखन के युग था। इन सबकी तरह में वह जरूरी सवाल था कि जिसे आगे चलकर हेनरी रेनॉल्ड्स ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक व्हाइट वंडर दी इट टोल्ड हमें बताया क्यों नहीं गया हमें सामने रखा है और इस किताब में ऑस्ट्रेलियाई इतिहास लेखक के इस ढेरों की भर्त्सना की गई जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों की स्थापना हुई। कला दीर्घाओं में देसी कलाओं के दीर्घाए शामिल किए गए और देसी संस्कृति को समझाने वाले कल्पनाशील तरीके से सज्जित कमरों के लिए संग्रहालयों में जगह बनाई गई और मूल निवासियों ने अपने जीवन इतिहास को लिखना शुरू किया। यह सब एक अद्भुत प्रयास है। यह प्रयास समय रहते शुरू हो गया। अगर मूल निवासियों की संस्कृतियों की अनदेखी बदस्तूर जारी रही तो इस समय तक उसका काफ़ी कुछ विस्तृत की गर्त से जा चुका था। 1974 में बहुसंख्यक
बहुसंस्कृतवाद और ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति रही, जिसने मूल निवासियों की संस्कृति के यूरोप तथा एशिया के अप्रवासियों की भांति भांति की संस्कृति को समान आदर किया गया। 1970 के दशक से जब संयुक्त राज्य संघ के दूसरी ऑस्ट्रेलिया एजेंसियों की बैठक में मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया। सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहती आई है, और इसका मतलब यह है कि जो किसी के नहीं है। इसके अलावा वह अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए मिश्रित रक्त वाले यानी मूल निवासी यूरोपियों बच्चों का एक लंबा और यंत्रणापूर्ण इतिहास भी था। इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण हकीकतें शुरू हुई और दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, इस बात को मान्यता देने के लिए मूल निवासियों का जमीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है, मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा और इसका आदर किया जाना चाहिए। दो पिछले गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरे और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करने के बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया, इसके लिए सार्वजनिक रूप से काफ़ी मांगी जानी चाहिए थी। इसके लिए माफ़ी मांगी जानी चाहिए थी। यह 1774 में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा, एशियाई अप्रवासी को प्रवेश की इजाज़त मिली थी, और 1974 में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा, एशियाई अप्रवासी को प्रवेश की इजाज़त मिली थी, और 1992 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा टेरा न्यूलियस की कानूनी अवैधता की घोषणा और 1770 के पहले से जमीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता दिया गया, और 1995 में आदिवासी और टॉरस स्टेट टापुवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच किए गए। 1999 में 1920 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस 26 मई। यह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जूडिथ राइट 1915 से 2000 तक ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज़ बुलंद की, और उसने गोरे और मूल निवासियों को अलग अलग रखने से होने वाले कई नुकसानों को लेकर अत्यंत प्रभावशाली कविताएं लिखी थी। ऑस्ट्रेलिया का विकास देखें तो 1850 में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिला था, और 1851 में चीनी कुलियों का अप्रवास, और 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया। 1851 से 1961 में गोल्ड रश, और 1901 में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण। 1911 में कैनबरा राजधानी बनाई गई। 1948-1975 में 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए थे। फिर सिडनी के इलाके के एक वर्णन है। 1790 में ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। 2 तारुक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। इसके लिए पवित्र स्थानों का इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीन के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे थे, और यह नवांतुक बिना वजह पेड़ों को काटते जाते थे। यह बिना वजह इसलिए जान पड़ता था कि उन्हें न डोगी बनानी थी, और न जंगली शहद इकट्ठा करना था, और न ही जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टान अलग कर दिया गया, मिट्टी खोद कर उन्हें आकार देकर पक्का कर दिया गया, जमीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई। पहले उन्होंने इन सफाई की तुलना किसी पवित्र अनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। संभवतः उन्होंने
उन्होंने सोचा कि इस विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और यह खतरनाक धंधा होगा जिससे उन्हें पूरी तरह दूर रखना चाहिए। इसके लिए इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दरूक उन बस्तियों से बचकर रहने लगे और राजकीय अपहरण ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था। ये यूरोपियों का ऑस्ट्रेलियाई पहुंचाना था तो 1600 पहुंचना यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना। तो 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा और 1642 में तस्मान इस टापू पर पहुंचा। बाद में टापू का नाम तस्मानिया रख दिया गया। 1770 में जेम्स कुक वार्टनी खाड़ी पहुंचा और जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। और 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाती गई और सिडनी की स्थापना हुई। ये ब्रिटिश राज के अधीन भारतीय मनमाने ढंग से इन पर कर लगाए गए जिसे बराबर नहीं माना गया। इन्हीं तर्क यह दिया गया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, असमान माना गया तर्क यह दिया गया कि ये पिछले हुए आदि मानव है जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं था, भविष्य के बारे में न ज्यादा सोचते थे और न बच सकते थे, इनके पास शहर नहीं थे। और अमेरिका में अफ्रीकी मूल के दास इनको दिया गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया, बराबर नहीं माना गया। इनका तर्क यह दिया गया दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, काले लोग निकृष्ट है, ये दिया गया था। साइड में है महान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अमेरिकी फ्रंटियर को आखिरी सकारात्मक पूंजीवाद यूटोपिया के रूप में देखा। सीमाहीन प्रकृति के स्थान जिसके अनुरूप अपने को ढालते रहे, मुनाफे की इस सीमाहीन चाहत कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका देखें तो कनाडा में 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ। 1840 में उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन और 1859 में कनाडा गोल्ड रश हुआ और 1867 में कनाडा महासंघ और 1869 से 85 कनाडा में मेटिसों द्वारा रेड रिवर विद्रोह और 1876 में कनाडा इंडियंस एक्ट। 1885 में पर महाद्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका देखें तो 1803 में फ्रांस से लुइसियाना की खरीद हुई। 1825 से 1858 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों का आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया। 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला हुआ और 1849 में अमेरिकी गोल्ड रश। 1861 से 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ। 1865 से 1890 में अमेरिकी इंडियन युद्ध हुआ। 1870 में पर महाद्वीपीय रेलवे और 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसे का प्राय उन्मूलन। 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ। फिर कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के फिर यहाँ से तुलना देखें तो 1701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता। 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय हुआ। 1774 में क्यूबेक एक्ट हुआ और 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम सौंपा। साइड में संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वर्ड्सवर्थ ने
के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहते हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया गया। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई अपने उन्मूलन की औचित्य सिद्ध करती है। फिर क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेश के बारे में देखें तो क्यूबेक में 1797 में जॉन कैबोट न्यूफाउंडलैंड पहुंचा और 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल वंशीय से मिला। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। अमेरिकी उपनिवेश में देखें तो 1507 में अमेरिको डे वेस्पूटी की ट्रेवेल्स प्रकाशित हुई और 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ की खोज की थी।